This is Sunil Juni, physicist, and welcome back at my YouTube channel TMBB Physics Classes. पिछले लेक्चर में अपन ने दर्पण सूत्र से संबंधित वेरियस टाइप के न्यूमेरिकल क्लियर कर लिए थे एंड इसी के साथ अपने 10 लेक्चर क्लियर हो चुके हैं, ठीक है, जिसमें अपन ने ऑलमोस्ट स्कूल लेवल का प्रकाश का परावर्तन का टॉपिक पूरा कर लिया है, ठीक है। एंड जो आज का जो टॉपिक है वो पिछले वाले टॉपिक से डिफरेंट है, ठीक है, एंड न्यू है और टॉपिक का नाम है प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इससे पहले अपन ने जितने भी 10 लेक्चर पढ़े थे उसमें सब में अपन ने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में जिक्र किया था, ठीक है। तो ये डिफरेंट है आपके पास और न्यू टॉपिक है आपके लिए, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक अपना रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का अपवर्तन, ठीक। तो अपन ने सेकंड लेक्चर में देखा था कि जब भी कभी दो मीडियम आपको दिए हुए यानी दो माध्यम दिए हुए हैं, जैसा कि डायग्राम में दर्शा रहा हूं मैं, सपोज कर लीजिए यहाँ पर माध्यम 1 है, ठीक है, और यहाँ पर माध्यम 2 है। कोई भी हो सकता है, ये हो सकता है सघन, ये हो सकता है विरल, कैसे भी हो। और ये जो आपको इंटरफेस दिख रहा है ये होता है पृथककारी तल, पृथककारी पृष्ठ या तल, ठीक है। किसका पृथककारी पृष्ठ है? ये माध्यम 1 को माध्यम 2 से पृथक करता है, ठीक है। तो अपन ने देखा था लेक्चर सेकंड में कि जब कभी भी कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलती हुई दूसरे माध्यम में एंटर करती है तो उसके पृथककारी तल पर जब टकराती है तो वहां हमेशा 3 घटनाएं घटित होती हैं। कितनी घटनाएं घटित होती है? 3। ये आपको दिमाग में रखना है, लेक्चर सेकंड में बताया था मैंने। 3 घटनाएं कौन कौन सी होती है बेटा? पहली घटना, कुछ किरण परावर्तित हो जाती है, तो पहली घटना हो गई परावर्तन की, ठीक है। और दूसरी घटना में होता है कुछ पारगमन हो जाता है, यानी किरण यहाँ से कुछ निकल जाती है आगे, तो पारगमन, ठीक है। और कुछ यहाँ पर मात्रा अवशोषित हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा? अवशोषित हो जाती है। तो 3 घटनाएं घटित होती, कौन कौन सी? परावर्तन, पारगमन और अवशोषण। पारगमन का दूसरा नाम अपन बोल सकते हैं अपवर्तन, ठीक है भाई, ठीक है। तो 3 घटनाएं साथ होती है, ध्यान रखना, ठीक है। अब इन तीनों घटनाओं में से अगर कोई भी 2 घटना बहुत कम घटित हो रही है और तीसरी अकेली घटना ज्यादा घटित हो रही है तो उसके आधार पर उस पूरे फिनोमिना को उसी घटना का नाम दे दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर परावर्तन सबसे ज्यादा हो रहा है, ठीक है, तो उसे परावर्तन बोल देंगे, और या फिर अगर अपवर्तन सबसे ज्यादा हो रहा है तो उसे फिर अपवर्तन बोल दिया जाता है, ठीक है। तो अपन क्या बोलेंगे? हमेशा ध्यान रखना, माध्यम 1 से माध्यम 2 में कोई प्रकाश की किरण जा रही होती है तो वहां पर 3 घटनाएं होती है, परावर्तन, अपवर्तन और अवशोषण। तीनों में से एक घटना सबसे ज्यादा होगी और 2 घटनाएं कम होगी, तो जो कम होगी उनको फिर नेग्लेक्ट कर देंगे और जो सबसे ज्यादा होती है उसी के आधार पर उस घटना का नाम दे दिया जाता है। ये आपको बेसिकली दिमाग में रखना है, ठीक है। तो फिर अब चलते हैं अपवर्तन के लिए। तो हुआ क्या, देखो बेटा, सबको भूल जाओ, केवल अपवर्तन या पारगमन को दिमाग में रखो। तो क्या हुआ, देखो, ये प्रकाश की किरण आई, ठीक है, जैसे ही एक माध्यम से दूसरे माध्यम में एंटर करने वाली थी, इसके पृथककारी तल से अपनी मूल दिशा से, ये इसकी मूल दिशा थी, मूल दिशा, ठीक है, ये इसकी मूल दिशा थी, ठीक है। तो इससे क्या हो गई? जरा सी विचलित हो गई, यानी मुड़ गई, अपनी मूल दिशा से क्या हो गई? बैंड हो गई, मुड़ गई। इस घटना को बोला जाता है प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है बेटा। तो परिभाषा क्या हो गई? सिंपली कि जब प्रकाश की किरण, ठीक है, ठीक है, जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी समांगी माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उनके पृथककारी तल से अपनी मूल दिशा से विचलित हो जाती है, यानी उनके पृथककारी तल पर अपनी मूल दिशा से विचलित हो जाती है। इस घटना को बोला जाता है प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है भाई। चलिए मैं लिख देता हूं इसको। ये डायग्राम आपको नहीं बनाना, ये तो केवल मैं समझाने के लिए बताया था, ठीक है। इसके दूसरा डायग्राम आपको बनाना है, वो मैं बता देता हूं आपको। तो मैं आपको डायग्राम और इसका डेफिनेशन दोनों लिख देता हूं अच्छे से, फिर आप उतार लेना। तो सबसे पहले डायग्राम इस तरीके से बनेगा। ये मान ले पृथककारी तल है, पृथककारी पृष्ठ, ठीक है, और ऊपर माध्यम 1 हो गया तो माध्यम 1 लिख दिया, नीचे माध्यम 2 लिख दिया, माध्यम 2, ठीक, कोई सा भी हो सकता है माध्यम, ठीक। एक प्रकाश की किरण कुछ इस तरीके से आ रही है, ठीक है भाई, और ये इसका अभिलंब होता है, एन डैश बोल दिया, अभिलंब, अभिलंब, ठीक है। ये आपतित किरण हो गई, आपतित किरण, क्लियर, आई से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ठीक। ये विलंब हो गया, ये आपतन बिंदु हो गया,
यहां पर जो कोण बनता है इसको बोला जाता है आपतन कोण, इंसिडेंट एंगल। ठीक है, अब देखो ये इसकी मूल दिशा थी, ये इसकी मूल दिशा होती है, तो मूल दिशा लिख दूंगा, मूल दिशा। ठीक है, लेकिन होगा क्या, माध्यम चेंज हो रहा है तो पृथककारी तल पर ये जो किरण है ना, आपतित किरण, वो अपनी मूल दिशा से कुछ विचलित हो जाएगी। तो विचलन दो तरीके से हो सकता है ये किरण इधर जाए या हो सकता है ये किरण इधर जाए। वो डिपेंड करता है कि यहाँ पर कौन सा माध्यम है, सघन है या विरल है। ठीक है, जो मैं आगे आपको अच्छी तरीके से बता दूंगा कि आपको जब सघन में जाती है तो किधर मुड़ेगी और विरल में जाती है तो किधर मुड़ेगी। ठीक है भाई, अभी केवल आपको याद रखना है सही। सपोज कर लीजिए किरण इधर मुड़ गई। ठीक है भाई, तो ये हो गई अपवर्तित किरण। ठीक है, अपवर्तित किरण, और ये जो पूरी घटना घटित हुई है इसे बोला जाता है अपवर्तन। ठीक है, इसको भी कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसको आई से, इसको कैपिटल आर से, इंसिडेंट। और यहाँ पर जो एंगल बना पूरा, ये वाला कहलाता है रिफ्रैक्टिव एंगल यानी अपवर्तन कोण। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आपतन कोण। ठीक है, और ये बन गया आपके पास, यहाँ पे लिख देता हूँ अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण। इससे पहले अपन ने पहला, सेकंड और फर्स्ट जो लेक्चर देखा था वहां पर आर को मैंने परावर्तन कोण से रिप्रेजेंट किया था, क्योंकि वहां पर परावर्तन की घटना देख रहे थे। और यहाँ पर चूंकि अपन कौन सी घटना देख रहे हैं, अपवर्तन की घटना देख रहे हैं, इसीलिए आर को अपन अपवर्तन कोण से रिप्रेजेंट करेंगे। ध्यान रखना, कंफ्यूजन नहीं होना बिल्कुल भी। ठीक बेटा, अब देख जरा, ये किरण अपनी मूल दिशा में इस तरीके से जा रही थी, तो यहाँ पर देखो इतना इसका विचलन हुआ, तो ये यहाँ पर हो गया विचलन कोण। अब ये जो विचलन कोण है डेल्टा, अगर ये किरण इधर गई है तो अलग आएगा, और अगर किरण इधर जाती तो अलग आए, तो इसलिए विचलन कोण का यहाँ पर दोनों स्थितियों के लिए अलग अलग फॉर्मूले आएंगे। तो वो मैं आपको आगे अलग से इनके फॉर्मूले लिखा दूंगा। ठीक है भाई, तो चलिए इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। परिभाषा, परिभाषा किसकी परिभाषा पढ़ रहे हैं अपन, प्रकाश के अपवर्तन की। तो जब प्रकाश की किरण कहते हैं, ठीक, तो ये आपके पास डेफिनेशन है, वापस देख लीजिए। जब प्रकाश की किरण किसी एक समांगी पारदर्शी, यहाँ पर समांगी का मतलब एक समान माध्यम होना चाहिए, और पारदर्शी मतलब ऐसा माध्यम जिसमें से आर पार प्रकाश गुजर सके। अगर अपारदर्शी माध्यम ले लिया तो प्रकाश गुजरेगा ही नहीं। ठीक है, माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती, जैसा कि ये एक माध्यम है और ये दूसरा माध्यम है, तो इसमें प्रवेश करती है, तो उनके पृथककारी पृष्ठ पर, ये रहा इनका पृथककारी पृष्ठ यहाँ पर, जिसको मैं अगर ए और इधर दे देता हूँ बी, तो उनके पृथककारी पृष्ठ पर अपनी मूल दिशा से विचलित हो जाती है। ये अपनी इसकी मूल दिशा थी। ठीक है, तो इससे देखो ये इधर मुड़ गई, तो ये विचलित हो गई, तो मूल दिशा से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। ठीक है भाई, अब इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, तो वो भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, अब देखिए इधर कोर से संबंध बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा प्रश्न यहां से बनता है। बेटा देख, यहाँ पर माध्यम चेंज हो रहा है, और माध्यम क्या होता है भाई, माध्यम में अणु होते हैं। तो कुछ माध्यम ऐसा होगा जिसमें अणु पास पास है, तो वो सघन माध्यम कहलाता है, और कुछ माध्यम ऐसा होगा जिसमें अणु दूर दूर है, तो वो विरल माध्यम कहलाता है। ठीक है, तो होगा क्या, प्रकाश है क्या वास्तव में एक आपके पास तरंग ही है, अपन ने पढ़ा है। तो प्रकाश एक तरंग है, तो प्रकाश के क्या क्या होने चाहिए, तरंगदैर्घ्य होना चाहिए, प्रकाश का वेग होना चाहिए, प्रकाश की आवृत्ति होनी चाहिए, प्रकाश की तीव्रता होनी चाहिए, ऊर्जा होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएंगी तो माध्यम चेंज हो गया, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, यहां प्रकाश का वेग अलग है, और जैसे इस माध्यम में आएगा तो माध्यम के अकॉर्डिंग इसका वेग चेंज हो जाएगा, इसका चाल चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पर सघन माध्यम आ गया, अणु पास पास आ गई, तो चाल कम हो जाएगी, और अगर नीचे यानी दूसरा जो माध्यम है वो अगर विरल आ गया तो चाल बढ़ जाएगी। और जब चाल बढ़ती है तो इसकी तरंगदैर्घ्य में भी क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि आपको यहां से याद रखना है कि प्रकाश का जो चाल होगा और जो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य यानी वेवलेंथ लैम्डा, दोनों माध्यम चेंज होने की वजह से चेंज हो जाती है। अर्थात अपवर्तन की घटना में क्या क्या चेंज होता है बेटा, चाल चेंज होती है और तरंगदैर्घ्य चेंज होता है। बात करें इसकी आवृत्ति की, तो बेटा आवृत्ति और जो कला होगी इस तरंग की वो चेंज नहीं होगी, चाहे कितना ही माध्यम यहाँ पर परिवर्तित हो जाए। तो दूसरा पॉइंट हो गया, अपवर्तन की घटना में आवृत्ति और कला चेंज नहीं होती है। ठीक है भाई, और तीसरा पॉइंट यहाँ पर आपको याद रखना है
देखो आपके पास v चेंज हो गया, लेमडा चेंज हो गया और आवर्ती इसमें चेंज नहीं होती है। इसी के साथ देखो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में इसके कि हमेशा अकेली घटना नहीं होगी, अपवर्तन के साथ कुछ न कुछ मात्रा में परावर्तन भी होगा। तो यहां पर बेटा कुछ न कुछ परावर्तन भी होगा। तो जब कुछ न कुछ परावर्तन होगा तो क्या होगा, इस किरण की तीव्रता और ऊर्जा में क्या हो जाएगी, कुछ कमी हो जाएगी। यानी यहां पर अवशोषण भी होगा, परावर्तन भी होगा। तो क्या होगा, कुछ तो किरण उधर चली गई और कुछ इस मीडियम ने क्या कर ली, ऑब्जर्व कर ली। तो ऐसी कंडीशन में यहां पर जो अपवर्तित किरण आ रही है उसकी जो तीव्रता होगी, उसका जो ऊर्जा होगा, उसकी जो आयाम होगा, तीनों में कमी प्रेक्षित होगी। कैसे कमी होगी, क्योंकि कुछ ऊर्जा क्या हो गई, अवशोषण में चली गई, कुछ परावर्तन में चली गई। तो फिर अपवर्तित किरण के पास ऊर्जा की मात्रा थोड़ी सी घट जाएगी और ऊर्जा जब घटेगी तो किरण की तीव्रता भी कम हो जाएगी। ठीक है, तो आपको 3 पॉइंट, पहला पॉइंट चाल तरंग दैर्ध्य परिवर्तित होते हैं, कैसे, कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट आवर्ती और कला चेंज नहीं होती है, नो चेंज। और तीसरा पॉइंट है इसकी जो तीव्रता है, आयाम है, ठीक है, और ऊर्जा है, उनमें कमी आती है, हमेशा बढ़ेगी नहीं, कमी होती है। ठीक है, तो तीनों पॉइंट में यहां शॉर्टकट में लिख देता हूं। तो पहला पॉइंट है अपवर्तन की घटना में, अपवर्तन की घटना में प्रकाश की चाल, ठीक है, कोमा तरंग दैर्ध्य लेमडा, ठीक है, बदलते हैं। ठीक है भाई, और बदलते हैं मतलब कम भी हो सकते हैं और ज्यादा भी हो सकते हैं। कैसे बदलते हैं, आपका फॉर्मूला याद लिखना आपको, v बराबर होता है आपके पास c/n और यहां पर जो लेमडा होता है वो होता है लेमडा नॉट अपॉन n। यानी कि यहां पर जो n क्या है, अपवर्तनांक है, जो आगे बढ़ेंगे अपन। तो यहां पर अपवर्तनांक पर निर्भर कर रहा है वेग, और जो लेमडा है वो भी अपवर्तनांक पर निर्भर करती है। ठीक, इस तरीके से फिर जो आपके पास है प्रकाश की आवर्ती यानी कि न्यू, या फिर स्मॉल n से भी लिखा जाता, चलो न्यू ही रहने दो, आवर्ती तथा कला नहीं बदलती है। ठीक है भाई, ये नो चेंज है। ठीक है, जबकि बात करते हैं प्रकाश या अपवर्तित प्रकाश बोल देंगे, अपवर्तित प्रकाश की तीव्रता, ठीक है, पहला पॉइंट है तीव्रता, जिसको इंटेंसिटी आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ऊर्जा यानी कि एनर्जी, तथा आयाम को कैपिटल ए से लिखते हैं, घट जाती है। बदलती मत लिखना, आप इसमें लिखना घट जाती है, यानी बढ़ेगी नहीं, ये हमेशा ही कम होगी। तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है। वेग और तरंग दैर्ध्य चेंज हो जाएंगे, कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। आवर्ती और कला नो चेंज, ठीक है, नो चेंज होगी। और जो अपवर्तित प्रकाश की इंटेंसिटी है, एनर्जी है एंड एम्पलीट्यूड है, वो हमेशा घट जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, घट जाएगा, यानी कम हो जाएगा। ठीक है, इनमें आप बदल रही मतलब घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। चलिए इसको राइट डाउन कर लीजिए। अपवर्तन के नियम, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो देखिए ये डायग्राम है, इसमें मैंने ऊपर एक माध्यम 1 लिया है जिसका अपवर्तनांक लिया n1, और नीचे दूसरा माध्यम ले लिया जिसका अपवर्तनांक लिया है n2। यहां पर अपवर्तनांक क्या होता है अपन डिटेल्स में आगे और पढ़ेंगे। ठीक है, और ये जो अभी तुम्हें पृष्ठ दिख रहा है वो पृथक्कारी पृष्ठ है, किसका, माध्यम 1 का माध्यम 2 को अलग करने वाला। ठीक, तो इस माध्यम 1 में कोई आपतित किरण आ रही है, ठीक है, वो इस बिंदु Q पर, मान लीजिए बिंदु है Q, ठीक है, तो Q बिंदु पर आपतित हुई। ठीक है, इसका नाम दे दिया X, तो X Q आपतित किरण है। ठीक है, तो जैसे ही Q पर आपतित होगी तो अपनी मूल दिशा से विचलित हो जाएगी और आपके पास Q Y के रूप में अपवर्तित हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर जो एंगल बनता है इससे बोला जाता है अपवर्तन कोण, यहां पर जो एंगल बनता है इससे बोला जाता है आपतन कोण। ये अपन ने पहले भी देखा था अभी। ठीक, तो ये पूरा समझ में आ गया आपको। ठीक है, ये अभिलंब है। तो अब आपकी बात आती है कि अपवर्तन के नियम क्या होते हैं। तो अपवर्तन के बेटा नियम होते हैं 2। पहला नियम क्या कहता है, सुन जरा, पहले सुन लेते हैं फिर लिख लेंगे। तो अपवर्तन का पहला नियम कहता है आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण,
तीनों एक ही तल में विद्यमान होती है। एक ही तल का तात्पर्य मतलब ये जो बोर्ड दिख रहा है आपको, ये एक तल है, तो इसी बोर्ड में आपतित किरण होगी, इसी में अभिलंब होगा और इसी में क्या होगी, अपवर्तित किरण होगी। ऐसा नहीं कि आपतित किरण तो बोर्ड में आ रही है और अपवर्तित किरण मान लो इधर जा रही है, तो ये देखो तल दो अलग अलग हो गए, जबकि होगा क्या, इसमें आई तो इसी में जाएगी, यानी एक ही तल में विद्यमान होती है। कौन कौन, तीनों, आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण, तीनों एक ही तल में या एक ही समतल में विद्यमान होते हैं। ठीक है, ये पहला रूल हो गया। दूसरा रूल जिसको स्नेल का नियम भी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम में पूछ सकते हैं आपको, स्नेल का नियम या फिर अपवर्तन का दूसरा नियम। वो इस तरीके से कहता है कि यहां पर जो आपतन कोण है यानी आई, तो आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का मतलब साइन, साइन किसका, साइन ऑफ आई और साइन ऑफ आर का जो अनुपात होगा, यानी साइन आई बाई साइन आर, दोनों का अनुपात हमेशा दिए गए माध्यम के लिए कांस्टेंट होता है, नियत होता है, और उस कांस्टेंट का मान दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक के तुल्य होता है। ठीक है, तो इन दोनों नियम्स को मैं लिख देता हूं, फिर आपको इनको लर्न कर लेना है। तो अपवर्तनांक का पहला नियम वो इस तरीके से है कि आपतित किरण कोमा अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में विद्यमान होते हैं। ठीक, और दूसरा है आपके पास जिसको स्नेल का नियम भी बोलते हैं, स्नेल का नियम, ये स्नेल का नियम है जो सेकंड है इसका, स्नेल का नियम ये क्या कहता है, आपतन कोण की ज्या का मतलब होता है साइन, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियत होता है तथा इसका मान माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो के अपवर्तनांक के तुल्य होता है। ये अर्थात ये आपके पास दो रूल है। क्या है पहला रूल, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे, देख लीजिए। ठीक है, और दूसरा जो नियम है वो स्नेल का नियम कहलाता है। वो क्या कहलाता है, आपतन कोण की ज्या यानी आई की ज्या यानी साइन ऑफ आई लेना है। ठीक है, और अपवर्तन कोण यानी आर, तो साइन ऑफ आर लेना। ठीक है, का अनुपात नियत होता है और इसका जो मान होता है वो अनुपात का मान माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो के अपवर्तनांक के तुल्य होता है। तो इसका गणितीय रूप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, देखना इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं। देखो आपतित कोण की ज्या चाहिए तो साइन क्या लेना है, आई बाई साइन जो आर होगा, इन दोनों का अनुपात क्या होगा भाई, कांस्टेंट होगा यानी नियत होगा। और कैसे होगा, n/1 के बराबर होगा, n/1, जिसको आप ये भी लिख सकते हो n2/n1, और इस पूरे का मान क्या होता है, नियत होता है। ये आपके पास इसको लर्न करना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर ये क्या होता है, n2 और n1 जस्ट आगे अभी अपन पढ़ लेंगे। अपवर्तनांक है ये। ठीक है, ये सापेक्ष अपवर्तनांक है। यहाँ n21 का मतलब होता है माध्यम दो का एक के सापेक्ष अपवर्तनांक, और n2 का मतलब है केवल दो का अपवर्तनांक, और n1 का मतलब है केवल एक का अपवर्तनांक। और ये जो पूरा दोनों का अनुपात है वो हमेशा कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। कैसा रहेगा, कांस्टेंट। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या करके अपन, या पक्षांतरण करना चाहे तो क्या बन जाएगा, n साइन आई, n1 साइन आई इज इक्वल टू हो जाएगा n2 साइन आर। ठीक है, ये आपको याद रखना है।
ये भी हो जाएगा बस, ठीक है। या ऐसा भी लिख सकते हो आप n इंटू साइन थीटा इक्वल टू नियत, ठीक है, n इंटू साइन थीटा इक्वल टू नियत, ठीक बेटा, ये ऐसा भी आप लिख सकते हो, ठीक। इसको उतार लीजिए आप। हाँ, तो नेक्स्ट टॉपिक है अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो नाम से पता लग रहा है अपवर्तन प्लस अंक, यानी अपवर्तन का अंक, ठीक है। तो अपवर्तनांक क्या होता है, ये बेसिकली किसी मीडियम के लिए निकाला जाता है। तो किसी भी माध्यम के लिए अपवर्तनांक क्या होता है, अपवर्तनांक का मतलब है कि वो माध्यम उस प्रकाश की किरण को कितना अपवर्तित कर सकता है, कितना मोड़ सकता है, उसका माप। यानी वास्तव में क्या हुआ, किसी माध्यम का प्रकाश की किरण को अपवर्तित करने का जो क्षमता होगा, अपवर्तित करने की जो क्षमता होगी, वो क्षमता कहलाती है उस माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक है। तो यहां पर अपवर्तनांक होते हैं दो टाइप से, ठीक है। पहला हो गया निरपेक्ष अपवर्तनांक और दूसरा हो जाएगा सापेक्ष या आपेक्षिक अपवर्तनांक, ठीक है। तो अपन दोनों को डिटेल से पढ़ेंगे। अच्छा, यहां पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि जो निरपेक्ष अपवर्तनांक होगा उसको अपन केवल अपवर्तनांक भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अपन इसका क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। तो बेटा अपवर्तनांक होते हैं दो टाइप के। पहला हो गया निरपेक्ष, जिसका अपन नाम बोल देंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है। या इसको केवल अपवर्तनांक भी बोलते हैं, ध्यान रखना, ये आपको कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। चाहे निरपेक्ष बोल दो या फिर केवल अपवर्तनांक बोल दो, दोनों एक ही चीज है। एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इंडेक्स, ठीक। ये आपके पास निरपेक्ष वाला पढ़ेंगे इधर, ठीक। और इधर ले लेते हैं अपने 2 नंबर में हो जाएगा आपेक्षिक, या इसका दूसरा नाम होता है सापेक्ष, सापेक्ष अपवर्तनांक, अपवर्तनांक, ठीक है। इंग्लिश में बोलेंगे इसको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इंडेक्स, ठीक है। ये आपको याद रखना है यहां पर। तो ये दो प्रकार के अपवर्तनांक हो गए। तो चलिए पहला पढ़ते हैं अपन निरपेक्ष अपवर्तनांक, या फिर इसको केवल अपवर्तनांक भी बोल सकते हैं। देखो, आपको केवल अपवर्तनांक पूछे तो आप इसकी डेफिनेशन वहां पर लिख सकते हो, ठीक है भाई। तो क्या होता है, मैंने बताया था अपवर्तनांक सा छोटे छोटे पॉइंट पढ़ेंगे अपन। अपवर्तनांक क्या है, माध्यम का एक ऐसा मान है जो, या माध्यम की एक ऐसी क्षमता है जो आपको यह बताता है कि वो माध्यम प्रकाश की किरण को कितना बैंड कर सकता है, कितना अपवर्तित कर सकता है, ठीक है। और साथ ही साथ जो अपवर्तनांक होता है वो माध्यम की प्रकाशिक सघनता को बताता है कि माध्यम कितना प्रकाशिक सघन है, कितना प्रकाशिक विरल है। इस मान को बताने का काम कौन करता है, अपवर्तनांक, ठीक है। तो 2 पॉइंट लिख देता हूं। पहला, माध्यम की प्रकाश को अपवर्तित करने की क्षमता, ठीक है भाई, यह है। दूसरा पॉइंट, यह एक आनुपातिक राशि है। कैसी राशि है, आनुपातिक, दोनों ही आनुपातिक है, ठीक है। आनुपातिक राशि है जो आपके पास माध्यम की प्रकाशिक सघनता को प्रदर्शित करती है, ये पॉइंट आपको याद रखना है कि कोई माध्यम का जो अपवर्तनांक जितना ज्यादा होगा वो प्रकाशिक उतना ही सघन होगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब देख जरा अगला पॉइंट जो इसकी डेफिनेशन भी होगा। देखो, ये पर्टिकुलर किसी एक माध्यम के लिए निकाला जाता है, कोई भी एक माध्यम। जैसे मान लीजिए मैंने एक माध्यम ले लिया, यहां पर ले लिया जल, ये एक माध्यम है, ठीक है बेटा। मान लीजिए ये जल है और इसके बाहर का जो माध्यम है वो कैसा लिया मैंने, वायु लिया, या निर्वात ले लेता हूं, निर्वात या वायु मत लीजिए आप, निर्वात ले लीजिए। हालांकि दोनों के अपवर्तनांक लगभग सेम होंगे और कितने होंगे, 1 होंगे। तो बाहर का मैंने मीडियम ले लिया निर्वात और अंदर मैंने ले लिया जल। तो देखो प्रकाश किस मीडियम से आ रही है बेटा, प्रकाश आ रहा है निर्वात से,
ठीक है, मान ले निर्वात में प्रकाश की चाल हम सब जानते हैं सी होती है, प्रकाश की चाल कितनी होती है, सी होती है। और जब ये इस मीडियम में घुसेगा तो कुछ ना कुछ मुड़ेगा, यानी अपवर्तन की घटना होगी। तो यहां पर मान लीजिए इसकी चाल कितनी हो गई, v हो गई, किसकी, प्रकाश की। तो देखो क्या हुआ, एक माध्यम ले लिया आपने जल, तो जल में चाल कितनी है, v है, और निर्वात में चाल कितनी है, c है। तो यहां पर निर्वात में चाल और जल में चाल का जो अनुपात होगा, वो जो अनुपात होगा वो क्या कहलाता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक। किसका कहलाएगा, जल का। ठीक है, तो वास्तव में क्या हुआ, जो निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या बताएगा आपको, किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल और उस दिए गए माध्यम में, जो माध्यम आपको पूछ रहा है, उस दिए गए माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात। ठीक है, तो यहां लिख देता हूं परिभाषा, निर्वात में प्रकाश की चाल, जिसको सी से लिखते हैं, तथा दिए गए माध्यम में प्रकाश की चाल, जिसको v से लिखते हैं, का अनुपात क्या कहलाता है आपके पास, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। तो ये इसकी डेफिनेशन है, इसको अलग से मैंने ब्रैकेट में बंद कर रखा है। तो ये आपको डेफिनेशन की याद रखनी है कि निर्वात में प्रकाश की चाल यानी कि c तथा दिए गए माध्यम में प्रकाश की चाल यानी कि v का अनुपात, और इसको बेटा अपन n या फिर न्यू से लिख सकते हैं, ये साइन होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक का। ठीक है, और बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चाल का अनुपात ही तो है, तो किन किन का अनुपात है, c बटा v। ये आपके पास इसका फॉर्मूला बन गया, n या न्यू बराबर c बटा v, जहां c क्या है बेटा, प्रकाश की चाल, c का मान कितना है, जहां पर c का मान हम जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, और v क्या है, जो माध्यम आपको दिया हुआ है उसके अंदर चाल। जैसे अभी यहाँ जल दिया तो जल के अंदर चाल हो जाएगा, अगर मान लीजिए यहाँ बर्फ दे देता तो बर्फ के अंदर चाल, अगर यहाँ पर कांच दे देता तो यहाँ v का मान कांच के लिए लिखते हैं। ठीक है भाई, इसके n छोटा n या फिर न्यू से लिखा जाता है। ठीक, अच्छा, इसी के अलावा अपन ने इसका मान और भी लिख सकते हैं, n बराबर एक वैल्यू और लिख सकते हैं। कैसे, अपन ये भी लिख सकते हैं इसको, अंडर आपके पास न्यू r एप्सिलॉन r। ये कैसे आया था मैं आपको बताता हूँ। देखिए बेटा, c बराबर लिखते हैं अपन 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट। इसी प्रकार से v बराबर लिख सकते हैं 1/μ और एप्सिलॉन। ठीक है, तो अगर दोनों का भाग लगाएंगे एक दूसरे का तो ये वाली वैल्यू आएगी, क्योंकि देखो n बराबर c बटा v होता है, तो दोनों में भाग लगाते हैं तो ये ऊपर चला जाएगा। तो फाइनली तुम्हारे पास क्या आएगा, अंडररूट μ एप्सिलॉन अपॉन μ0 एप्सिलॉन नॉट। इसको बोलेंगे अपन μr और इसको बोल देंगे एप्सिलॉन r। तो यहाँ पर ये रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, ये रिजल्ट आपको याद रखना है। ये जब आपके पास μr और एप्सिलॉन r होता है तो उस कंडीशन में भी आप दिए गए माध्यम के लिए निरपेक्ष अपवर्तनांक इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो आपके पास दो फॉर्मूले हो गए यहाँ पर, एक तो जब वेग दे रखा होता है और एक जब माध्यम के लिए μr और एप्सिलॉन r होता है। जहां पर μr एप्सिलॉन r क्या है, μr अलग चीज होती है और एप्सिलॉन r अलग चीज होती है, दोनों के बारे में लिख देता हूं मैं। ये आपेक्षिक चुंबकशीलता है और ये आपेक्षिक विद्युतशीलता किसकी, माध्यम की। तो लिख दूंगा माध्यम की आपेक्षिक चुंबकशीलता, चुंबकशीलता। ठीक है, जो कि आपके पास 12th के अंदर आपके पास 7th चैप्टर में आएगी। और ये है माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता, जो कि आपके पास 12th के फर्स्ट चैप्टर के अंदर आप पढ़ोगे। ठीक, ये दोनों चीजें हैं। और इसको बोला जाता है निर्वात की चुंबकशीलता, ये निर्वात की विद्युतशीलता, ये माध्यम की केवल चुंबकशीलता, ये माध्यम की विद्युतशीलता। ठीक है भाई, यहाँ पर ये है साइन आपके पास एप्सिलॉन, इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपने पूरा पढ़ा निरपेक्ष अपवर्तनांक। चलिए यहाँ से देखिए, जरा गौर से देखिए, यहाँ पर म्यू या फिर जो n है, जो देखो c कांस्टेंट है तो व्युत्क्रमानुपाती क्या बन गया बेटा, v। अर्थात जो निरपेक्ष अपवर्तनांक है या फिर अपवर्तनांक है वो वेग के कैसा होता है या चाल के कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा है यानी कि वो ज्यादा सघन माध्यम है, तो ऐसी कंडीशन में उस माध्यम में प्रकाश की चाल कैसी होगी, कम होगी। ठीक है भाई, ठीक है। तो यहां पर क्या पॉइंट बोला आपने कि यदि
n ग्रेटर देन, ठीक है, यानी ज्यादा है, तब वेग क्या हो जाएगा उसके अंदर, कम हो जाएगा। और यदि n का मान कम है तब वेग का मान क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। यानी इसके लिए मैं बोल देता हूं n ज्यादा किसके लिए होता है, सघन के लिए होता है। तो लिख देता हूं सघन, सघन के लिए क्या होता है भाई, n ज्यादा होता है, और विरल के लिए n क्या होता है, कम। अच्छा, सघन और विरल क्या होता है, जिसका अपवर्तनांक ज्यादा, जिसका निरपेक्ष अपवर्तनांक ज्यादा वो सघन कहलाता है, और जिसका निरपेक्ष अपवर्तनांक कम वो विरल माध्यम कहलाता है। तो ध्यान रखना, सघन माध्यम में प्रकाश की चाल होगी कम और विरल माध्यम में प्रकाश की चाल होगी ज्यादा। इसको याद रखना, यहां से प्रश्न बन सकता है आपके, n कम तो v ज्यादा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के, ठीक है। तो ये इस तरीके से हो गया निरपेक्ष अपवर्तनांक। क्या क्या पढ़ा अपन ने कि भाई अपवर्तनांक का मतलब क्या है, अपवर्तन करने की क्षमता, यानी अपवर्त मोड़ने की क्षमता, ठीक है। और ये वास्तव में प्रकाशिक सघनता को बताता है। देखिए जरा कि ये अनुपात किसको बताएगा, प्रकाशिक सघनता, यानी जिसके लिए n ज्यादा तो उसके लिए सघनता भी क्या हो जाएगी, सघनता भी क्या हो जाएगी, ज्यादा। और जिसके लिए n कम तो उसके लिए सघनता कम, अर्थात तो वो कैसा माध्यम हो जाएगा, विरल माध्यम हो जाएगा। क्लियर। जैसे कि अभी बात करें तो निर्वात विरल माध्यम है और जल इसके लिए सघन माध्यम होता है, ठीक है भाई। फिर जो आपके पास परिभाषा होगी, निर्वात में प्रकाश की चाल और दिए गए माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात, और इसका फॉर्मूला होता है n या म्यू से लिखा जाता है बराबर c बटा v, जहां c का मान 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, जो कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, और v होता है जो माध्यम आपको दिया गया उसमें चाल, ठीक है। और इसका एक नया फॉर्मूला है n = √μr एप्सिलॉन r, जहां μr और एप्सिलॉन r क्या है, माध्यम की चुंबकशीलता, आपेक्षिक चुंबकशीलता और माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता, ठीक है। और इन c का मान v का मान यहां से होता है, तो ये रिजल्ट आपको याद रखना। फिर n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v, यानी कि वेग और अपवर्तनांक एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अपवर्तनांक कम वेग ज्यादा, अपवर्तनांक ज्यादा तो वेग कम, ठीक है भाई। तो यहां तक आपने निरपेक्ष अपवर्तनांक पढ़ा। अब बात करते हैं सापेक्षिक अपवर्तनांक की। चलिए तो इसको डिटेल से अपन पढ़ लेते हैं। सापेक्षिक अपवर्तनांक, तो बेटा सापेक्षिक या आपेक्षिक जो अपवर्तनांक है वो वास्तव में दो माध्यमों के लिए डिफाइन किया जाता है। ये किसके लिए किया जाता है, हमेशा केवल एक माध्यम के लिए, दूसरा हमेशा क्या रहेगा, इसमें निर्वात रहेगा, ठीक है। यानी पहला माध्यम निर्वात रहेगा, दूसरा कोई ना कोई माध्यम रहेगा, ठीक है। जबकि इसमें पहला और दूसरा दोनों ही अलग अलग भिन्न भिन्न माध्यम रहेंगे, ठीक है। तो ये हमेशा दो माध्यमों के लिए। तो मान ले एक माध्यम ऊपर ले लिया मैंने माध्यम 1 और यहां ले लिया मैंने माध्यम 2, ठीक है। तो इसमें चाल होगी मान ले v1, इसमें चाल है v2। मान ले इसका निरपेक्ष अपवर्तनांक n1, इसका निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना है, n2, ठीक है। यानी इस माध्यम में चाल कितनी है v1 और अपवर्तनांक कितना है, निरपेक्ष अपवर्तनांक n1। इस माध्यम में चाल कितनी है v2 और निरपेक्ष अपवर्तनांक यानी वो वाला वो कितना है, n2, ठीक है। तो अगर प्रकाश इस माध्यम से इस माध्यम में एंटर कर रहा है, ठीक है, तब ऐसी कंडीशन में यहां पर जो अपवर्तनांक डिफाइन किया जाता है उसे बोला जाता है आपेक्षिक या सापेक्षिक अपवर्तनांक, यानी कि एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे का या फिर दूसरे के सापेक्ष पहले का, ठीक है। तो क्या परिभाषा हो जाएगी कि ये यहां पर ये जो आपके पास इनके अलग अलग जो निरपेक्ष अपवर्तनांक है उनका अनुपात ही उनका क्या कहलाता है, सापेक्षिक अपवर्तनांक। तो बोल दूंगा माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांकों का अनुपात क्या कहलाएगा आपके पास, आपेक्षिक या सापेक्षिक अपवर्तनांक। यानी जो भी दो आपको भिन्न भिन्न माध्यम दिए हैं उनके आप निरपेक्ष अपवर्तनांकों के भाग लगा दो एक दूसरे में, तो जो कांस्टेंट वैल्यू आएगी वो कहलाएगी आपके पास सापेक्ष अपवर्तनांक। जैसे कि पहला पॉइंट ले लेते हैं इसमें, जैसे माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का सापेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है। तो इसका सूत्र लिखते हैं। चलिए देखो अपवर्तनांक को आ गया तो n से लिखना आपको, n या फिर न्यू से, ठीक है। लेकिन निरपेक्ष है तो कुछ नहीं लगाना है, केवल n या न्यू लिखना। और सापेक्ष होता है तब आपको इस तरीके से लिखना कि यहां पर जैसे तुमने लिख दिया n, ठीक है। अब n की बात करते देखो क्या लिखा, माध्यम 1 के सापेक्ष किसका चाहिए, 2 का। तो जिसका चिन्ह जिसके पीछे का आए, जैसे माध्यम 2 का, तो 2 को पहले लिखो और 1 को इसके पीछे लिख दीजिए, इज इक्वल टू कैसे लिखते हैं फिर, जिसका निकालना है उसका निरपेक्ष अपवर्तनांक ऊपर और जिसके सापेक्ष चाहिए उसका नीचे। तो इसको n21 को कैसे लिखा जाता है, n2/n1, ठीक है। अब इसको आगे कैसे लिख सकते हैं, एक तो ये फॉर्मूला हो गया तुम्हारे पास, इसका दूसरा रूप आगे कैसे बन सकता है,
हम जानते हैं यहाँ से देखो n बराबर क्या होता है, c बटा v होता है, जहाँ c निर्वात में चाल है और v दिए गए माध्यम में चाल। ठीक है, तो c तो हमेशा कांस्टेंट होता है। तो अगर बात करें n1 के लिए, यानी इस माध्यम के लिए, n1 के लिए, तो n1 के लिए कितना मान बन जाएगा, साइड में लिख देता हूं, चूंकि n1 के लिए कितना होगा और n2 के लिए कितना होगा, उस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले c बटा v से। तो c बटा v से क्या हो जाएगा भाई, c का मान तो कांस्टेंट, और n1 के लिए माध्यम में वेग कितना है, v1। ठीक है, और इसी प्रकार n2 के लिए c बटा v2। तो यहां रख दीजिए वैल्यू दोनों, तो ये वैल्यू यहां पर रखीजिए, तो क्या बनेगा, n2 का मान क्या बन रहा है तुम्हारे पास, n2 का मान बन रहा है c बटा v2, और बटा में इसका मान बन रहा है c बटा v1। तो ऊपर जाएगा, c से c कैंसिल हो गया, तो फाइनली तुम्हारे पास रिजल्ट क्या आ गया, v1 बटा v2। ठीक है बेटा, तो ये रिजल्ट तुम्हारे पास आया। इसमें क्या क्या आ गया देखो तुम्हारे पास, n21 बराबर n2 बटा n1 और v1 बटा v2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार इसको और लिख सकते हैं या करके, कि हम जानते हैं चूंकि v बराबर आपने पढ़ा है, v बराबर म्यू लेमडा, जहां म्यू होता है आवर्ती, म्यू क्या होती है, आवर्ती, और लेमडा होता है तरंगदैर्घ्य, और v होता है चाल। ठीक है, तो इसी के आधार पर बात करते हैं बेटा, यहां पर कौन सी घटना घटित हो रही है, अपवर्तन। और अपवर्तन में मैंने बताया था आवर्ती चेंज नहीं होती है, और आवर्ती जब चेंज नहीं होगी तो v1 का मान कितना हो जाएगा, न्यू इंटू लेमडा 1, और v2 का मान कितना हो जाएगा, न्यू इंटू लेमडा 2। यानी कि आवर्ती चेंज नहीं होगी, केवल लेमडा और वेग चेंज होंगे। तो फाइनली v1 और v2 की जगह वैल्यू रख लीजिए आप। तो v1 और v2 की जगह वैल्यू रखेंगे तो v1 की जगह क्या आ जाएगा और v2 की जगह क्या आ जाएगा, v1 की जगह लिख दूं न्यू लेमडा 1, और v2 की जगह लिख दूं तो न्यू लेमडा 2। न्यू से न्यू कट गया, तो तुम्हारे पास फाइनल रिजल्ट आ गया लेमडा 1 बटा लेमडा 2। ठीक है बेटा, तो ये तुम्हारे पास रिजल्ट आया। तो इसको आप फाइनली कैसे लिख सकते हो, माध्यम 1 के सापेक्ष 2 के लिए आप ऐसे लिख सकते हो, n21 इज इक्वल टू n2 बटा n1। ठीक है, और इक्वल टू v1 अपॉन v2 इक्वल टू लेमडा 1 अपॉन लेमडा 2। ये रिजल्ट आपको याद रखना है दोनों से। ये तो मैंने ऊपर बताया कैसे आया, अब ये फाइनली रिजल्ट याद रखना, ये एक के लिए है। ठीक है, तो यहां से देखो वास्तव में क्या हो रहा है, यहां से मैं एक चीज और बता देता हूं कि जो n21 है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आ रहा है तुम्हारे पास वेग के, सॉरी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके आ रहा है, वेग के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आ रहा है लेमडा की। ठीक है, यानी कि ये मतलब हुआ, और ये मतलब हुआ कि जिसके लिए अपवर्तनांक ज्यादा होगा उसमें वेग कम, और जिसके लिए अपवर्तनांक ज्यादा होगा उसके अंदर लेमडा भी कम। तो यहां से ये भी तो बोल सकता हूं v समानुपाती लेमडा, तो v समानुपाती लेमडा भी यहां से बनता है। ठीक है, फिर आगे आपके पास 2, जिसमें अगर मान ले माध्यम 1 के सापेक्ष ना पूछ ले माध्यम 2 के सापेक्ष 1 का, तो इसको बोल दूं माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का। ठीक है, अपवर्तनांक, तो ये कितना आएगा अब की बार, तो इसके लिए सीधा सीधा ये फॉर्मूला आपकी बार 2 के सापेक्ष चाहिए, और चाहिए किसका, 1 का, तो 1 को पहले लिखो और 2 को बाद में लिख दीजिए। तो n12 इक्वल टू क्या लिखूंगा, n1 अपॉन n2 इक्वल टू लिख दूंगा v2 अपॉन v1, या फिर लेमडा 2 अपॉन लेमडा 1। ठीक है बेटी, ये तुम्हारे पास 2 रिजल्ट आ गए तुम्हारे पास। ठीक है, ये आपके पास पढ़ा है कि जब 1 के सापेक्ष 2 का पूछते हैं तो ये रिजल्ट, और जब 2 के सापेक्ष 1 का पूछते हैं तो ये रिजल्ट। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक काम कर, अगर मैं इन दोनों को गुणा करूं, यानी n21 और n12 को गुणा कर दूं यहां से, ठीक, तो क्या बनता, देख जरा आराम से, यहां करके दिखा रहा हूं तुझे गुणा, कि मैं गुणा कर रहा हूं n12 गुणा n21। ठीक है, तो इज इक्वल टू कितना आएगा, देखो ये वाला टर्म्स और ये वाला टर्म्स, इसमें n2 ऊपर है, n1 n2 इसमें नीचे है, तो ये दोनों एक दूसरे कट जाएंगे, तो रिजल्ट कितना आएगा इन दोनों का, 1 आएगा। अर्थात यहां पर ये भी लिख सकता हूं n12 बराबर लिख सकता हूं 1 बटा n21, मतलब कि 1 के सापेक्ष जो 2 का होता है वो 2 के सापेक्ष 1 का उल्टा होता है। ठीक है, ये आपको रिजल्ट यहां से याद रखना है। क्लियर। अब बात आती है कि सर अपवर्तनांक का मात्रक क्या होता है, विमा क्या होती है, ये किस चीजों पर निर्भर करता है, किन चीजों पर निर्भर नहीं करता है, तो वो इसके जस्ट बाद में लिखते हैं, पहले इनको आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, मैं अब इसको मिटा देता हूं। जो अपवर्तनांक होता है वो एक अनुपात है। क्या है बेटा, अनुपात। तो छोटे छोटे पॉइंट लिखते हैं, आनुपातिक राशि, आनुपातिक राशि है ये। ठीक है, और जब आनुपातिक राशि होती है तो उसका न तो विमा होती है और नहीं उसका क्या होता है, मात्रक होता है। तो मात्रकहीन, मात्रक
हीन तथा विमाहीन राशि। ठीक है, कोई मात्रक नहीं है, कोई विमा नहीं है, आनुपातिक राशि है। किनका अनुपात है ये? वास्तव में अपवर्तनांकों का अनुपात है। ठीक है, फिर बात आती है निर्भरता। तो निर्भरता लिख देता हूं इधर। ठीक है, तो निर्भरता के अंदर आपको ध्यान रखना है कि जो माध्यम आपको दिया हुआ, यानी जो पेयर ऑफ मीडियम आपको दे रखा है, जो माध्यम आपको दे रखे हैं उन पर निर्भर करता है। तो पहला पॉइंट हो जाएगा माध्यम पर। याद रखना, प्रश्न आ सकता है कि अपवर्तनांक किन पर निर्भर करता है। ऑप्शन दे देंगे आपको, तो उसमें अगर आपको माध्यम दे रखा है तो माध्यम पर निर्भर करता है। नंबर 2 तापमान पर, तापमान पर, टेम्परेचर पर, यानी टीम पर। किसके टेम्परेचर पर? जो आपके पास मीडियम दे रखा है उसके टेम्परेचर पर। कैसे निर्भर करता है? देख लेना यहां से कि टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो अपवर्तनांक घटता है। ध्यान रखना, उल्टा है, क्योंकि देखो टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ने से अणु दूर दूर जाएंगे, तो दूर दूर जाएंगे तो विरल हो जाएगा, और विरल हो जाएगा तो अपवर्तनांक क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है भाई। और फिर तीसरा है प्रकाश के तरंगदैर्ध्य। प्रकाश के तरंगदैर्ध्य, जिसको रंग भी बोलते हैं, लैम्डा या रंग पर। प्रकाश के तरंगदैर्ध्य यानी लैम्डा यानी कि रंग पर कैसे निर्भर करता है? हम जानते हैं जो अपवर्तनांक होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/λ, 1/λ। यानी कि यहां से मैं बोल सकता हूं कि जिस माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा होगा उसमें तरंगदैर्ध्य कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है भाई। या जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होगा उसमें तरंगदैर्ध्य क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। तो अब ऐसा बोल सकता हूं कि दिए गए माध्यम के लिए लाल रंग का अपवर्तनांक कैसा होगा भाई? कम होगा कि ज्यादा? लाल रंग का। देखो प्रकाश में सबसे ज्यादा तरंगदैर्ध्य किसकी होती है? लाल रंग की। लैम्डा आर ग्रेटर देन होती है लैम्डा वी वॉयलेट से। तो सबसे ज्यादा लाल रंग की तरंगदैर्ध्य है, तो तरंगदैर्ध्य ज्यादा तो अपवर्तनांक क्या होगा? कम। तो दिए गए माध्यम के लिए लाल रंग का अपवर्तनांक हमेशा बैंगनी रंग की तुलना में कम होता है, कम होता है। ध्यान रखना। तो किसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा भाई? बैंगनी रंग के लिए ज्यादा होगा और लाल रंग के लिए क्या होगा? कम। तो यहां पर यह भी लिख सकता हूं कि लैम्डा आर लेस देन होगा लैम्डा सॉरी एन आर, यानी अपवर्तनांक किसके लिए? आर के लिए, यानी रेड कलर के लिए कम होगा। अपवर्तनांक किसके लिए? वॉयलेट के लिए। ये आपको याद रखना है कि बैंगनी रंग के लिए अपवर्तनांक ज्यादा और लाल रंग के लिए अपवर्तनांक क्या होता है? हमेशा ही कम होता है। ये आपको यहां से याद रखना है। ठीक है, तो इसको अच्छा, ये इन चीजों पर निर्भर करता है। और किस पर निर्भर नहीं करता? तो इधर लिख देता हूं अनिर्भरता। अनिर्भरता, तो अनिर्भरता में आपको याद रखना आपतन तथा अपवर्तन कोण पर, कोण यानी आई और आर पर निर्भर नहीं करता, यानी अनिर्भरता। ठीक है बेटा, किसकी बात करी थी अपन ने? अपवर्तनांक की। तो फटाफट इसको राइट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट है प्रकाश किरण का झुकाव, यानी कि जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपवर्तन होगा। तो वहां पर अपवर्तन के कारण मूल दिशा से अभिलंब के पास जाएगी या फिर अभिलंब से दूर जाएगी, इस चीज का अपन यहाँ पर जिक्र करेंगे। ठीक है, तो पहली कंडीशन मैंने ले ली जिसमें अपन प्रकाश को विरल से सघन में भेज रहे हैं और दूसरी में अपन सघन से विरल में भेज रहे हैं। ठीक है, यहाँ देखो ये पहला माध्यम विरल हो गया तो मैंने N1 जो इसका अपवर्तनांक लिखा है वो N2 की तुलना में छोटा बताया। ठीक है, यहाँ पर जो सघन माध्यम है तो इसमें अपवर्तनांक इसकी तुलना में ज्यादा, यानी सघन का ज्यादा अपवर्तनांक होता है, विरल का कम होता है। ठीक है, यहाँ पर एंगल आइए, चलिए इसका निर्धारण करने के लिए अपन लगाते हैं स्नेल का नियम। तो लिखते हैं स्नेल के नियम से। स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम क्या कहता है? साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बटा पहले माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है, अब जरा गौर से देखिए, यहां पर बात करते हैं तो N2 का मान ज्यादा है और N1 का मान क्या है? कम है। तो मैं यहां लिख दूंगा यहां N2 बड़ा है N1 से। तब ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा बेटा? तब यहां पर इस अनुपात का मान 1 से ज्यादा होगा, यानी N2 बड़ा है N1 से। यानी ये कहने का मतलब है इसका मान 1 से बड़ा कब हो जाएगा? 1 से बड़ा तभी होगा जब ये बड़ा है और ये छोटा हो जाएगा। तो साइन आई तो होना चाहिए बड़ा और साइन आर क्या होना चाहिए? छोटा। तो अब मैं यहां से क्या लिख सकता हूं? साइन आई ग्रेटर देन साइन
आर, तभी ऐसी पॉसिबिलिटी है। तो यहां से एंगल आई ग्रेटर देन एंगल आर, मतलब ये हुआ कि पहले माध्यम में आपतन कोण का मान ज्यादा रहेगा और दूसरे माध्यम में अपवर्तन कोण यानी स्मॉल आर का मान कम रहेगा। और कोण का मान कम करना है तो ऐसी कंडीशन देखो, ये तो इसकी मूल दिशा है। अब इतना कितना आई बन जाता है तो फिर तो अपवर्तन हुआ ही नहीं। आपको आई से कम करना है आर का मान, तो कम करने के लिए आप इस किरण को अभिलंब के पास झुका दोगे, यानी यहां पर आर बनेगा। ठीक है, तो ये अपवर्तित किरण हो गई, ठीक है, और ये इंसिडेंट रे हो गई। तो यहां पर आई का जो मान है वो आर से कम होगा, यानी ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो लिख दूंगा अभिलंब की ओर झुक जाती है, झुक जाती है। कौन सी कंडीशन में? जब आपके पास विरल से किस में जाता है? सघन में। ये आपको याद रखना है, जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की पास झुक जाती है या अभिलंब की ओर झुक जाती है, और जो अपवर्तन एंगल होता है वो कम होता है किसकी तुलना में? आपतन कोण की तुलना में। ठीक है, और इस कंडीशन में इसका जो वेग होगा वो भी कैसा रहेगा बेटा? कम हो जाएगा, और तरंगदैर्घ्य भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और आवृत्ति की बात करें तो नो चेंज। याद रखना, आवृत्ति जितनी यहां पर है उतनी उतनी यहां रहेगी, बट वेग इसमें ज्यादा रहेगा और इसमें कम रहेगा। मान ली इधर वेग v1 था, इसमें वेग v2 है, यहाँ लेमडा 1 था और यहाँ लेमडा 2 है। तो मैं लिख दूंगा कि v1 की बात करें तो वो ग्रेटर देन है v2, और बात करें लेमडा 1 तो वो ग्रेटर देन है लेमडा 2, यानी कि तरंगदैर्घ्य और वेग दोनों के दोनों सघन के अंदर घट जाते हैं। चलिए इसकी बात करें स्नेल के नियम से, वही वापस स्नेल के नियम से। स्नेल के नियम से क्या होगा बेटा? साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू n2 बटा n1। अब यहां देख बड़ा कौन है? n1 बड़ा है, यानी हर की राशि बड़ी है, ये राशि बड़ी है, ये राशि ऊपर की छोटी है। तो यहां लिख सकता हूं यहां n2 लेस देन n1, यानी कि n1 बड़ा है। तो ऐसी कंडीशन में ये राशि 1 से छोटी आएगी। तो ऐसी कंडीशन में तब आपके पास जो साइन आई है वो छोटा आएगा साइन आर से, यानी अब की बार साइन आर का मान क्या होगा? बड़ा होगा। साइन आर का मान क्या होगा? बड़ा होगा। तो वही बोल दूंगा एंगल आई छोटा होगा एंगल आर से। तो ऐसी कंडीशन क्या होगी भाई? ये इसकी मूल दिशा होती है यहाँ पर, तो अब इसकी मूल दिशा में ना जाकर इससे थोड़ा सा इधर जाएगा। ऐसी कंडीशन में यहां तक पूरा आर बनेगा, तभी तो देखो आर का मान बड़ा होगा। ठीक है, तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो लिख दूंगा अभिलंब से दूर हट जाती है, दूर हट जाती है। ठीक है बेटा, यहां पर अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक, और अगर मैं बोलूं इधर वेग v1 है, तरंगदैर्घ्य लेमडा 1, यहाँ वेग v2, तरंगदैर्घ्य लेमडा 2। ठीक है, तो वही बात हो गया यहां पर जो अभिलंब से दूर हट गई है तो आपके पास जो वेग होगा वो बढ़ जाएगा। तो वेग v2 ग्रेटर देन v1 और उसी प्रकार लेमडा 2 ग्रेटर देन लेमडा 1, ये भी आपको याद रखना है। एक और इसी से कंडीशन है कि अगर मान ले प्रकाश की किरण अभिलंब के अनुदिश आपतित होती है ऐसे, ठीक है, तब एंगल आई कितना हो जाएगा? 0 होगा। और जब एंगल आई 0 होगा तो उस कंडीशन में एंगल आर का मान भी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो बिना विचलित हुए यानी बिना अपवर्तित हुए किरण निकल जाएगी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ऐसी कंडीशन में जब प्रकाश लंबवत आपतित होता है तो बिना विचलित हुए प्रकाश बिना अपवर्तित हुए सीधा निकल जाता है। और किसके अनुदिश निकलता है? अभिलंब के अनुदिश दूसरे माध्यम में निकल जाता है। ठीक है, तो यहां तक का राइट डाउन कर लीजिए। हाँ, तो नेक्स्ट है अपने पास प्रकाश के अपवर्तन के आधार पर दैनिक जीवन में कुछ परिघटनाएं। ठीक है, तो इसमें से पहली परिघटना है तारों का टिमटिमाना। ठीक है, तो ये तारे टिमटिमाते क्यों हैं, इसका रीजन अपन देखते हैं। तो जरा देख, मान लीजिए स्टार है, ठीक, और यहाँ पर पृथ्वी है तुम्हारी, ठीक है, और यहाँ तुम खड़े हो इस तरीके से, यहाँ तुम खड़े हो। ठीक, अब देखो क्या हुआ, पृथ्वी के आसपास वायु की बहुत सारी परतें होती है, यानी वायुमंडल की बहुत सारी परतें हैं। ठीक है, ये बहुत सारी परतें मान लीजिए, ठीक है, जिनका जो घनत्व होता है वो भिन्न भिन्न होता है, यानी इनका घनत्व भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, और साथ ही साथ इनका जो घनत्व होता है वो बदलता भी रहता है समय के साथ, यानी कभी इस परत का घनत्व ज्यादा, कभी इसका घनत्व ज्यादा। तो इस प्रकार से इनका घनत्व में उतार चढ़ाव होता रहता है, जिसके कारण क्या होगा, इनका जो अपवर्तनांक होगा n, उनका में भी उतार चढ़ाव होता रहेगा, अर्थात इनका अपवर्तनांक कम ज्यादा होता रहेगा। फलस्वरूप क्या होगा,
आपके पास जो स्टार है वो पृथ्वी से बहुत ज्यादा दूर है। तो ऐसी कंडीशन में जो स्टार से जो प्रकाश की किरणें आती है वो अपनी आंखों पर बिल्कुल बिंदुवत प्रतिबिंब बनाती है स्टार का, यानी छोटा सा पॉइंट बनाती है। फिर ये जो किरणें होती है वो जब इन ये जो आपके पास वायुमंडल की बहुत सारी परतें हैं, इनमें से जब आती है तो इनका बार बार यहां पर क्या होता रहता है, अपवर्तन होता रहता है। यानी जो स्टार से आने वाली जो प्रकाश की किरण है उसका वायुमंडल की विभिन्न परतों में से बार बार अपवर्तन होता रहता है। अब चूंकि यहां पर इनका घनत्व भी बार बार बदलता रहता है तो अपवर्तनांक भी बार बार बदलता रहेगा, और परिणाम स्वरूप इनका जो अपवर्तन है वो भी बार बार बदलता रहेगा। यानी जो किरण आपकी आंख तक पहुंच रही है, आपकी रेटिना तक पहुंच रही है, उसकी दिशा भी समय के साथ बदलती जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में कभी आपके पास यहां से किरण आपको आती हुई नजर आएगी, कभी यहां से किरण आती हुई नजर आएगी। तो आपको ऐसा लगेगा कि इसका इमेज यहां बन रहा है, कभी लगेगा इसका इमेज यहां बन रहा है, कभी ये मेन जो इसका ओरिजिनल इमेज था वो दिखेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसी कंडीशन में आपको समय के साथ तारे की भिन्न भिन्न स्थितियां नजर आएगी बार बार, है ना। कभी तारा यहां, कभी तारा यहां। तो ऐसी कंडीशन में आपको तारा हिलता हुआ या टिमटिमाता हुआ नजर आएगा। ये किसके कारण होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो यहां से इसका एक्सप्लेनेशन नहीं पूछा जा सकता, केवल 1 नंबर का प्रश्न आता है कि तारों का टिमटिमाना कौन सी घटना पर आधारित है, तो आपको बोलना है प्रकाश के अपवर्तन क्या था। ठीक है। फिर दूसरा है वास्तविक सूर्योदय से पहले या फिर सूर्यास्त के बाद भी सूर्य का दिखाई देना। यानी होगा क्या कि जो वास्तव में सूर्य उदय होता है उससे पहले सूर्य कुछ मिनट पहले दिखाई देने लग जाता है, या फिर ऐसा होता है कि जब सूर्यास्त हो चुका होता है फिर भी आपको 2 मिनट तक सूर्य ऊपर उदय हुआ दिखाई देता है। इसका क्या रीजन है? तो देखो, सूर्योदय होना या सूर्यास्त होने का तात्पर्य है कि जो अपनी क्षैतिज होती है पृथ्वी की, उस क्षैतिज से सूर्य का ऊपर आना तो होता है उदय और नीचे जाना होता है अस्त। यानी सूर्यास्त का मतलब क्षैतिज से नीचे है सूर्य, और सूर्य उदय का मतलब सूर्य क्षैतिज से ऊपर है। ठीक है। तो देखिए, जब वास्तविक सूर्य उदय होता है उससे पहले भी अपने को सूर्य दिखाई दे जाता है। तो इसका रीजन क्या है मैं बताता हूं। मान ले यहां पर ये आपके पास सूर्य है, ठीक है, और जो क्षैतिज से नीचे, ये क्षैतिज है, ये पृथ्वी है, और ये बहुत सारे वायुमंडल है पृथ्वी के चारों। ठीक है। तो ये क्षैतिज से जब तक नीचे होता है तब तक होता है अस्त, यानी सूर्य उदय नहीं हुआ है अभी तक। फिर भी ये सूर्य आपको ऊपर दिखाई पड़ेगा, इसका आभासी प्रतिबिंब यहां दिखाई पड़ेगा। इसका रीजन क्या है देखते हैं। इसका रीजन वास्तव में होता है अपवर्तन। और किन में से अपवर्तन हो रहा है? ये वायुमंडल की विभिन्न परतों में से हो रहा है। कैसे हो रहा है देख, जो पृथ्वी के नजदीक वाली वायु होती है वो सघन होती है, ठीक है, क्योंकि उसका घनत्व ज्यादा होता है। और पृथ्वी से जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वायु का घनत्व कम होता तो वो कैसा होता जाएगा, वो विरल वायु होती जाएगी। ठीक है बेटा। अब मान ले तू यहां खड़ा है, इस जगह तू यहां खड़ा है, तेरे को सूर्य देखना है, तो क्या होगा, सूर्य देखो प्रकाश की किरण इस तरीके से आई, ठीक है, जो किस माध्यम से आई, देखो ये वाला माध्यम कौन सा हो गया, विरल हो गया, और इधर कौन सा हो गया, सघन। तो जैसे ही आपके पास, यहां मैं वापस बना देता हूं, सघन से विरल में आपतित होती है तो क्या होगा, सघन में जाते ही अभिलंब के पास झुक जाती है। तो ऐसी कंडीशन में ये प्रकाश की किरण कुछ इस तरीके से अभिलंब के पास झुक जाएगी। ये अभिलंब है, ये वाला अभिलंब। ठीक है। तो देखो, पहले अभिलंब से दूर थी और जैसे ही सघन से विरल में गई अभिलंब के पास हो गई, सॉरी विरल से सघन में गई अभिलंब के पास हो गई, तो ये किरण आपको यहां से आती हुई नजर आएगी। तो इसका प्रतिबिंब आपको यहां पर नजर आएगा। यानी सूर्य यहां पर है ओरिजिनल में तो, लेकिन आपको यहां दिखाई देगा। ठीक है। तो ये आभासी स्थिति है, आभासी स्थिति। ठीक है। ये कब होता है, जब आपके पास ये बिल्कुल क्षैतिज के नजदीक होता है, यानी ये टाइमिंग लगता है लगभग 2 मिनट का। यानी सूर्य उदय होने से पहले 2 मिनट आपको आभासी स्थिति दिख जाएगी और ऐसा लगेगा सूर्य उदय हो चुका है, लेकिन रियल में उदय नहीं होता। तो इस घटना का क्या कारण है, प्रकाश का अपवर्तन। किनमें से, पृथ्वी के चारों ओर जो वायुमंडल की परत है उनमें से प्रकाश का अपवर्तन। ठीक। फिर एक घटना है जो अपन दैनिक जीवन में देखते हैं कि कोई भी, अगर आप कांच का या कोई भी ग्लास लेते हो, उसमें पानी भरते हो तो, या बाल्टी लेते हो तो उसमें पानी भरते हो, तो आपको बाल्टी का जो पेंदा होता है वो कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। ठीक है। तो उसका कारण भी क्या है, प्रकाश का अपवर्तन। कैसे है थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। मान ले यहां पर मैंने एक पात्र ले लिया, ठीक है, जिसमें मैंने जल भर रखा है। ठीक है, ठीक है, जल भर रखा है तो मुझे नीचे का पेंदा दिखाई देगा। तो मान ले पेंदे पर एक मैंने पॉइंट बना लिया P, इस P पॉइंट को मेरे को देखना है। ठीक है। तो जब आप साइड में से यहां से देखोगे इसको, तो आपको ये
जो पेंदा है जिसमें पी पॉइंट बना रखा वो थोड़ा सा ऊपर उठा दिखाई देगा। इसका रीजन कैसे है, देखो ये जो पॉइंट है यहां से जब प्रकाश किरण आपकी आंखों में पहुंचेगी तभी तो आपको दिखाई पड़ेगा। तो देखो यहां से आंखों में किस तरीके से पहुंचेगी, मान ले ये एक प्रकाश की किरण गई जो आंखों तक जा रही है, तो वो देखो यहां पर ये माध्यम हो गया सघन और यहाँ पर वायु है ऊपर, तो विरल माध्यम है। तो जैसे सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी तो किरण इस तरीके से जाएगी, तो ये किरण यहां से आती हुई आपको नजर आएगी। तो आपको इस पी यहां ना दिखकर इस जगह दिखाई देगा, यानी आपको ये पेंदा ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। इसका कारण भी क्या है, अपवर्तन। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं पूछेंगे आपसे, केवल आपको ये पूछेंगे कि द्रव से भरे हुए पात्र में पेंदे का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना किस घटना पर आधारित है, तो आपको दिखाना वहां पर केवल अपवर्तन की घटना का। ठीक है, ऐसे के ऐसे ही द्रव में डूबी हुई कोई भी छड़ है या जो पेंसिल है उसका जो मुंह होता है वो थोड़ा सा मुड़ा हुआ दिखाई देता है। ये भी डायग्राम से आप इजीली समझ जाओगे। ये मान लीजिए पेंसिल है, ठीक है, इस तरीके से रियल में ऐसी पेंसिल थी, ठीक, लेकिन जैसे इसको पानी में डुबोया आपने तो आपको इसकी आभासी स्थिति ऐसी नजर आएगी, यानी आपको यहां तक पेंसिल दिखेगी और ये अंदर वाली यहाँ पेंसिल ना दिखकर आपको ये यहाँ पर पेंसिल दिखाई देगी, यानी पेंसिल का जो मुंह है वो मुड़ा हुआ या ऊंचा उठा हुआ दिखाई देगा। ये भी इसी घटना पर आधारित है। फिर लास्ट का इंपॉर्टेंट है कांच की पट्टिका में पार्श्व विस्थापन, या ऐसे बोल सकते हैं कांच की पट्टिका द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, तो इसके लिए मैं कांच की एक आयताकार पट्टिका बनाता हूं आपके सामने। ये कांच की आयताकार पट्टिका मैंने ली है, ये एक आयताकार पट्टिका ले ली मैंने कांच की, ठीक है, जिसका नाम दे देता हूं ए, बी, सी और डी। ये एक आयताकार लिए, ठीक है। कांच, ये कांच अंदर, तो यहां पर लिख दिया माध्यम कांच हो गया। बाहर क्या हो गया भाई, वायु हो गई। इधर वापस क्या आ जाएगा, इधर भी वायु हो गया। ठीक है, तो देखो कांच की पट्टिका में इधर कांच माध्यम हो गया, यहाँ वायु और इधर वापस वायु। ठीक है, यहाँ कहीं मान ले इस पॉइंट पर मैं एक प्रकाश की किरण को आपतित कराता हूं इस तरीके से, यहां पर इस तरीके से। ठीक है, ये एक प्रकाश की किरण आपतित हो रही है। मान ले इधर एंगल कितना बनेगा, आई, जिसको आपतन कोण कहते हैं। ये आपतित किरण हो गई, इंसिडेंट रे। ठीक, तो क्या होगा भाई, ये वायु है और इधर कांच है, तो सघन माध्यम हो गया अंदर वाला, ये सघन है और ये कैसा हो गया, विरल। तो ऐसी कंडीशन में अभिलंब के पास झुक जाएगी तो किरण, तो यहां पर देखो, यहां पर एंगल बनेगा आर। ठीक है, तो अभिलंब के पास झुक गई। वापस देखो, ये पूरा माध्यम एक है तो सरल रेखा में चलेगी और इधर भी क्या बनाएगी, आर। फिर वापस देखो, अब बाहर निकली तो वापस वायु, माध्यम कौन सा हो गया, वायु हो गया। वायु हो गया, विरल माध्यम है तो अभिलंब से दूर हट जाएगी, तो पुनः अभिलंब से दूर हटेगी तो इस तरीके से जाएगी किरण। तो यहां पर जो एंगल बनेगा इसको बोलूंगा निर्गत कोण ई, निर्गत कोण। ठीक है, और ये निर्गत किरण, निर्गत किरण। ठीक है बेटा, और ये हो गया आपतित किरण, आपतित किरण। अब सुन, अगर ये आपके पास कांच की पट्टिका नहीं होती तो ये किरण इस तरीके से जाती, तो ये वास्तव में कौन सी दिशा हो गई, ये आपतित किरण की दिशा हो गई। तो आपतित किरण की दिशा और निर्गत किरण दोनों एक दूसरे के कैसे आ रही है, इसमें समानांतर आ रही है, और साथ ही साथ इनके बीच की एक लंबवत दूरी नापी जाती है, जिसको डी से लिखा जाता है। इसे बोला जाता है पार्श्व विस्थापन, पार्श्व विस्थापन। ठीक है, तो यहां पर ये घटनाएं सारी घटित होती है। तो क्या क्या हुआ इसमें, यहां पर सबसे पहले देखो अपवर्तन कितनी बार हुआ, 2 बार। कौन कौन सी, एक तो वायु और कांच के मध्य और एक कांच और वायु के मध्य। ठीक है, दूसरी बात, ये जो एंगल आई और जो एंगल ई है दोनों बराबर आते हैं। साथ ही साथ जो आपतित किरण और निर्गत किरण एक दूसरे के समानांतर होती है, और आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच में कुछ विस्थापन उत्पन्न हो जाता है, जो लंबवत विस्थापन होता है उसे पार्श्व विस्थापन कहते हैं। तो ये पॉइंट इनके बारे में लिख लेते हैं। तो पहला पॉइंट, 2 बार अपवर्तन होता है, 2 बार अपवर्तन होता। कौन कौन सा, पहला वायु कांच के मध्य तथा कांच वायु के मध्य। ठीक है बेटा, दूसरी बात, एंगल आई इक्वल टू एंगल ई, यानी ये कोण और ये कोण बराबर होता है। ठीक, तीसरा पॉइंट, आपतित किरण की दिशा, आपतित किरण की दिशा तथा निर्गत किरण परस्पर समानांतर होती है, समांतर होती है। ये सारी घटनाएं ये पूरा घटित होने के बाद की है। ठीक है, और फिर क्या बोलते हैं कि आपतित किरण तथा निर्गत
किरण के मध्य का लंबवत विस्थापन क्या कहलाता है? पार्श्व विस्थापन कहलाता है। ठीक है भाई, जिसको डी से लिखते हैं। और जो डी का फॉर्मूला वो मैं यहां लिख रहा हूं आपके पास। जो डी का फॉर्मूला आएगा वो आएगा टी साइन आई माइनस आर बाई कोस आर। ठीक है, ये कैसे आया आपके कोई लेना देना नहीं है, बट यहां से जरूर याद रखना कि जो पार्श्व विस्थापन होता है वो 3 चीजों पर निर्भर करता है। निर्भरता, तो यहां लिख देता हूं निर्भरता। किसकी निर्भरता है भाई? ये डी की। तो पहला पॉइंट है अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। दूसरा पॉइंट आपके पास टी क्या है? यहां पर देखो, टी यहां से लेकर यहां तक की चौड़ाई है, यानी मोटाई बोल सकता हूं मैं ये। आपके पास जो कांच का स्लैब है उसकी मोटाई, यानी कांच पट्टिका की मोटाई पर टी निर्भर करता है। और फिर निर्भर करता है एंगल आई और आर पर। तो एंगल आई पर ठीक है, एंगल आई क्या है आपके पास? जो आपतन कोण है उस पर निर्भर करता है। तो 3 चीजों पर निर्भर करता है। अपवर्तनांक क्या है उस पर, पट्टिका की मोटाई क्या है, और एंगल आर क्या है। ठीक है भाई, इन चीजों पर यह निर्भर करता है। तो ये हो गया आपके पास प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित महत्वपूर्ण परिघटना। इसको राइट डाउन कर लीजिए, फिर अपन कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। हाँ, तो अब अपन अपवर्तनांक से संबंधित एक प्रश्न कर लेते हैं, जो कि आपके पास एनसीईआरटी बुक्स का जो फिजिक्स का बुक है उसका जो 11.9 एग्जाम्पल है चैप्टर 11 का। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या बोल रहा है? जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 और 3/2 है। यानी जल का तो है 4/3 अपवर्तनांक और कांच का कितना है? 3/2। ये निरपेक्ष अपवर्तनांक दे रखे हैं। ठीक है, जो जल का अपवर्तनांक ज्ञात करना। फिर आपको जल का अपवर्तनांक ज्ञात करना कब? यदि प्रकाश की किरण कांच से किस में जा रही हो? जल में जा रही हो। कांच से किस में जा रही हो? जल में। तो आपको जो जो चीजें दे रखी होती है फटाफट लिख लेते हैं। तो गिवन में क्या क्या दे रखा बेटा? गिवन आपको अपवर्तनांक दे रखा किसका? जल का। और आपको अपवर्तनांक दे रखा किसका? कांच का। कांच को लिख रहा हूं मैं ग्लास से, जल को लिख रहा हूं वाटर से। ठीक है, तो आपको देखो कितना दे रखा है? जल का दे रखा है 4/3। ठीक है, और ग्लास का कितना दे रखा है? 3/2। और अब आपको पूछा क्या है फाइंड आउट में? फाइंड में आपको पूछा है अपवर्तनांक की पूछा है किसका? जल का। कब? जब प्रकाश की किरण कांच से किस में जा रही हो? जल में जा रही हो। कांच से किस में जा रही हो? जल में। तो ये मान ले जल है इधर, और ये ले लिया मैंने ऊपर कांच। तो यहां से प्रकाश इसमें जा रहा हो वैसे। ठीक है, तो ये दूसरा माध्यम हो गया, ये पहला माध्यम। तो आपको दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पूछा है पहले के, यानी कि आपको पूछा वाटर का किसके रेस्पेक्ट में? ग्लास के रेस्पेक्ट में, यानी NWG पूछा आपको। ठीक है, तो ये आपको पूछा है। चलिए सॉल्यूशन क्या होगा भाई, हम जानते हैं NWG। ये कहां से आएगा? इससे पहले मैं एक फॉर्मूला बताता हूं। N21 को मैंने क्या लिखा था भाई? N21 को लिखा था N2/N1, यानी जो पहले होता है उसको पहले ऊपर लिखो। तो यहां पर पहले कौन है? W, तो इसको भी मैं क्या लिख दूंगा? ऊपर W, और नीचे कौन लिखूंगा? G। करना कुछ नहीं, अब निकल जाएगा आराम से उत्तर इसका। NW का वैल्यू कितना है? 4/3, बटा के अंदर NG का वैल्यू 3/2। ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो रिजल्ट क्या आएगा तुम्हारे पास? NWG इक्वल टू आ गया 8/9। ये रिजल्ट तुम्हारे पास। मात्रक कुछ नहीं होता, मात्रकहीन राशि होती है अपवर्तनांक। तो ये आ गया तुम्हारे पास। NWG का मतलब हो गया जल का किसके रेस्पेक्ट में? कांच के रेस्पेक्ट में। ठीक है, इसको राइट डाउन कर लीजिए आप। नेक्स्ट है एग्जाम्पल 11.8। एग्जाम्पल है 11.8। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है कि प्रकाश के किसी रंग की वायु में तरंग दैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रम है, जो जल में 4500 एंगस्ट्रम है। यानी तरंग दैर्घ्य दे रखी है लेमडा किसकी? वायु में। तो पहले लिख लेता हूं लेमडा नोट, ये होगी वायु। कितना दे रखा है भाई? 6000 एंगस्ट्रम दे रखा है। ठीक है, और उसी की आपको लेमडा किस में दे रखी है? जल में दे रखी है। तो लेमडा जल बराबर आपको दे रखा है 4500 एंगस्ट्रम। ठीक है भाई, 4500 एंगस्ट्रम। तो फिर पूछा है कि जल में प्रकाश की चाल क्या होगी? तो आपको चाल के लिए V बोलते हैं और जल में पूछिए। ठीक है भाई, ये आपको पूछा है। तो चलो देखो इसमें क्या होगा। आपको पास वायु में दे रखा है, ये नोट मैंने वायु लिखा है। ठीक है भाई, वायु में लेमडा दे रखा है और जल में लेमडा दे रखा है, और जल के अंदर आपको चाल पूछिए। तो अगर आपको कैसे भी करके अगर वायु का वेग आ जाए, किसका? प्रकाश का वायु में वेग, तो आप
ये फॉर्मूला लगाकर ये वाला v1 अपॉन v2 बराबर होता है लेमडा 1 अपॉन लेमडा 2 पहले पढ़ा था, तो ये फॉर्मूला लगाकर आराम से वैल्यू निकाल सकते हो। तो वायु में प्रकाश की चाल हम जानते हैं 3 × 10 की पावर कितना होता है 8 मीटर पर सेकंड, ये हमको पता होना चाहिए। निर्वात या वायु एक ही बात है, तो उसमें प्रकाश की चाल ही होती है। तो अब आपको फाइंड आउट करना है जल में, तो चलिए सॉल्यूशन में इसी फॉर्मूले से लगाते हैं अपन। क्या बनेगा भाई, यहाँ 1 के लिए अपन ने वायु ले लेते हैं, ठीक है, या फिर 1 आप जल ले लीजिए, तो जो ऊपर लेते हो वो यहाँ पर लेते हैं। तो आप लिख सकते हैं v जल बटा v वायु इज इक्वल टू लिख सकता हूं मैं लेमडा जल अपॉन लेमडा वायु। ठीक है भाई, यहां से लिखा मैंने डायरेक्ट कि अगर 1 लिखा तो उसका भी 1, तो देखो इधर जल तो इधर भी जल। तो चलिए जल का ही मान निकालना, तो इसको पक्षांतरण कर लीजिए, तो v जल इज इक्वल टू कितना हो गया, v वायु उधर चला जाएगा और लेमडा जल अपॉन लेमडा वायु। ठीक है, इनटू क्या हो गया भाई v वायु। तो जो जो वैल्यू दे रखी है वैल्यूज रख लीजिए। v जल सॉरी लेमडा जल कितना भाई 4500 एंगस्ट्रम। ठीक है, बटा के अंदर कितना दे रखा है एंगस्ट्रम को लिख सकते हैं 10 की घात -10। ठीक है, और वायु के लिए कितना दे रखा भाई 6000, तो 6000 इंटू 10 की घात -10। ठीक बेटा, इंटू वायु जल के लिए वायु के अंदर वेग कितना 3 × 10 की पावर 10। ये कट गया यहाँ से, ठीक है, ये 0 से 2 0 कट गए, तो काटा पिटा करोगे तो 2.25 × 10 की पावर आएगा 8। और v जल है ये, यानी जल में वायु का वेग है तो मीटर पर सेकंड आपका, ये आंसर आपका। ठीक, राइट डाउन कर लीजिए।